हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एफसीसी और बीसीसी के लिए रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड डी, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड डी, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में चलिए शुरू करते हैं। एफसीसी के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये हम बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होती है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे। हर एक फेस के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाला फेस है इसके और बैक वाला फेस है उसके सेंटर पे भी इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर वाले एटम्स को टच करते हैं। जैसे अगर हम मान लिया एक ये सामने वाला फेस लें और इसके सेंटर पे जो एटम इसको अलग करके दिखाएं तो इस तरीके से ये दिखाई देगा कि जैसे मान लिया ये सामने वाला फेस है तो इसमें जो फेस के सेंटर वाला एटम है, फेस के सेंटर पे जो एटम है वो जो चारों कॉर्नर पे एटम होंगे उन चारों कॉर्नर पे जो एटम्स हैं उनको टच करेगा इस तरीके से। लेकिन कॉर्नर वाले जो एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते। मतलब फेस के सेंटर वाला जो एटम है वो कॉर्नर वाले एटम्स को आपस में टच करता है, लेकिन बीच में फेस के सेंटर में एटम आने से कॉर्नर वाले जो एटम्स है वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। तो आइए हम इसके बेस पे हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड डी। अब जो एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे सेंटर वाला जो फेस के सेंटर वाला एटम है कॉर्नर वालों को टच करता है, तो अगर हम इस फेस को इस कॉर्नर से मिलाएं तो इसको हम कहेंगे फेस डायगोनल। इसको हम क्या कहेंगे? फेस डायगोनल। और ये क्या है? ये है एजिस। मतलब अगर हम इसको कहें भी ये है ए बी और सी, तो ये क्या है? एज लेंथ है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से ये जो लेंथ है ये भी क्या है? एज लेंथ है जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। और अब इसके बेस पे हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे ए आर और डी में। तो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी। ये आपको पता ही है, ए किसको हम बोलते हैं? एज लेंथ को बोलते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ एटम एंड डी इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब भी कोई भी जो दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं उनके सेंटर की डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इसके बेस पे अगर हम ये देखें, इस फेस को हमने लिया है और इस कॉर्नर को यहां से हमने मिला दिया, तो इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। तो यहां एक बन जाती है ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में अगर हम ये कहें भी जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहां से हम जो AB है वो कितना है? A है। इसी तरीके से जो BC है वो भी कितना है? A है। तो यहां से AC स्क्वायर आ जाएगा इसके बराबर और AC किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2A स्क्वायर इसका रूट और AC की वैल्यू आ जाएगी √2A। तो AC क्या है? ये फेस डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी √2A के बराबर। मतलब ये जो फेस डायगोनल है AC ये आ जाएगा √2A के इक्वल।
तो इसका मतलब भी इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया कि फेस डायगोनल किसके बराबर आएगा। अब इस फेस डायगोनल में जो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम आर कैलकुलेट करें तो एक इस एटम की रेडियस होगी, एक ये जो एटम है इसकी रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस। इस तरीके से मतलब जो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कि ये मान ले 3 एटम हमने ले लिए, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो फेस डायगोनल है, इस फेस डायगोनल में अपने पास 4R है, मतलब 4R के इक्वल है। तो इसकी हेल्प से हम ए और आर में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस इक्वेशन के अंदर जो √2a है, √2a वो किसके बराबर होगा, 4R के बराबर होगा। और यहां से हम R भी कैलकुलेट कर सकते हैं और A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 4R/√2। या फिर अगर यहां से हम R कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू आ जाएगी √2a/4। तो यहां से A और R में रिलेशनशिप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भी, मान लीजिए इसको और सिंप्लीफाई हम करें तो A को हम क्या लिख सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं ये है 4R/√2। अगर हम इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें और √2 से ही हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो 4R इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2√2R। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2√2R के इक्वल। यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहां से भी हम A या R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी A और R में रिलेशनशिप। मतलब इस फॉर्मूले से हम A और R, या इस फॉर्मूले से लगाओ A और R दोनों को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भी नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है कि कोई भी जो 2 एटम है, जैसे मान लिया ये और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के, इस एटम का सेंटर ये है, इस एटम का सेंटर ये है, तो दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। या ये 2 एटम, इन जो 2 एटम एक दूसरे को टच करते हैं, इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो अगर हम डी कैलकुलेट करें दो किसके बराबर है, ये जो अपने पास वैल्यू आई थी ये था फेस डायगोनल। तो इसका मतलब इस फेस डायगोनल का जो हाफ है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बराबर है। और फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आई थी, फेस डायगोनल की वैल्यू आई थी √2a। और जो डी आ जाएगा, फेस डायगोनल की वैल्यू √2a है और इसके बराबर है, इसका भी हाफ है। तो इसका मतलब है तो डी की वैल्यू आ जाएगी √2a/2। या इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a/√2। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी और डी की बराबर मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसकी आ जाएगी, a/√2 के इक्वल आ जाएगी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आ जाएगी अपनी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए, आर और डी में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद हम देखते हैं ए और आर और डी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम करेंगे एफसीसी यूनिट सेल के लिए। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर मान लिया ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम बना रहे हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो आपको पता ही है कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे।
इस फेज का सेंटर मान लिया ये, बैक वाले फेज का सेंटर ये। तो इस तरीके से जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। अब अगर हम देखें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो सबसे पहले बात तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भी। कोई भी जो एटम है किसी यूनिट सेल के अंदर, उसके अराउंड कितने ऐसे एटम हैं जो उसको टच करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एटम का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लिया हम कोई भी एटम लेते हैं, जैसे मान लिया ये हमने ले लिया भी, ये जो फेस का सेंटर, फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है। अब हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो फेस वाले एटम हैं वो कॉर्नर वालों को टच करते हैं, और जो दूसरे फेस उसके साथ लगते जो फेस है उनको भी टच करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले एटम्स आपस में टच नहीं करते हैं। तो जैसे मान लिया ये फेस के सेंटर पे एटम है, तो ये इस कॉर्नर को भी टच करेगा, ये इस कॉर्नर वाले एटम को भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, 4 तो ये हो गए। इसी तरीके से ये फेस का जो फेस के सेंटर पे जो एटम है, इसके साथ में जो फेस लग रहा है ये, तो ये इसको भी टच करेगा। इसी तरीके से एक इसके साथ में ये फेस है, इसको भी टच करेगा, एक इसके साथ में ये फेस है, ये इसको भी टच करेगा, और एक इसके साथ में ये फेस है, इसको भी टच करेगा। मतलब जैसे मान लिया छत के सेंटर पे एटम है, तो ये जो चारों दीवारें हैं तो इनको भी टच करेंगे फेस के सेंटर वाला एटम, और इन कॉर्नर वाले, क्योंकि फेस के सेंटर पे जो एटम होता है वो उसके साथ लगते जो फेस होते हैं उनको भी टच करता है, और वो कॉर्नर वालों को भी टच करता है, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते। तो जैसे मान लिया जहां हम पंखा लगाते हैं किसी भी रूम के अंदर, वहां पर मान फेस के सेंटर पे जो एटम है वो इन चारों दीवारों के 1 2 3 4 चारों दीवारों के जो एटम्स हैं सेंटर पे, जो एटम फेस के सेंटर पे, उनको टच करेंगे। और इसी तरीके से ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं ये इस फेस वाले सेंटर के पे जो एटम है उसको टच करेंगे। तो 4 तो ये हो गए, 4 और 8। इसी तरीके से इन चारों दीवारों के ऊपर जो मतलब दीवारें होंगी, मतलब यूनिट सेल के जो ऊपर वाली यूनिट सेल होगी उसमें भी ऐसे ही होगा भी। जैसे भी मान लिया 4 जो एटम्स होंगे वो ऊपर होंगे, मतलब एक इस साइड जो दीवार होगी, एक इस साइड जो दीवार होगी, इसी तरीके से इस साइड होगी और इस साइड होगी। तो इस तरीके से 1 मतलब 4 इसके साथ लगते जो फेस हैं 1 2 3 और 4, फेस वाला जो एटम 4 कॉर्नर वालों को 5 6 7 8, और 4 ही इनके ऊपर जो दीवारें होंगी 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कोई भी जो एटम प्रेजेंट होता है, जैसे मान लिया फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, तो वो 12 ऐसे एटम होते हैं उसके अराउंड जो उनको टच कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एफसीसी यूनिट सेल के अंदर वो होता है 12। मतलब एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को भी इसमें पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं, तो वो हम दोबारा से भी लिख देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होती है नंबर ऑफ एटम, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इनटू एक एटम का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस फॉर्मूले से हम इनटू 100 तो हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जेड चाहिए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर जो होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं एटम, उसका जो वॉल्यूम वो 4/3 पाई आर क्यूब हम लिखते ही हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम देखें तो एफसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू होती है 4, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे 1/8 8 कॉर्नर होते हैं, प्लस एक फेस के सेंटर पे 1/2 एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल फेस होते हैं 6। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ एटम होंगे 3 और 1 है 4। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 के बराबर। इस तरीके से अगर हम ये कहें कि जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम लिखते हैं ए क्यूब से, इसको हम किससे लिखते हैं, ए क्यूब से। तो यहां से ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी,
अगर हम ए क्यूब देखें तो ए की वैल्यू एफसीसी के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, तो वो जो वैल्यू आई थी ए की वैल्यू 4R, ए की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी तो ए की वैल्यू आई थी 2√2R। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी ए की वैल्यू है 4R/√2। तो हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया ए की वैल्यू को हम ये रखें या इससे रखें, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू ये है तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4R/√2 का क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि जो ए क्यूब है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 64R³ डिवाइडेड बाय 2√2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 के बराबर। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64R³ डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये सारी वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू 4 है और ये 4/3πr³ है। तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी आई एफसीसी के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3πr³ डिवाइडेड बाय हम ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई है 64R³ डिवाइडेड बाय 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 100। R³ से R³ कट जाएगा और यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 4, ये आ जाएगा 16, इसको हम 16 और ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से यहां से जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी अपने पास पाई × 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा π/6 × √2 की वैल्यू तो 1.414 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखें 3.14। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है इन एफसीसी यूनिट सेल वो आती है 74%। तो इस तरीके से हम एफसीसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 74%। और यहां से अगर हम ये कहें भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 जो हमने किया है वो नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ रेशियो निकाल लेंगे। तो वो आ जाएगा अपने पास 0.74। और अगर हम ये कहें भी एम्प्टी स्पेस कितना होगा तो वो 100 में से 74 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एम्प्टी स्पेस अपने पास 26%। तो इस तरीके से इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, वो होता है 12। इसके बाद हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की। तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, जेड की वैल्यू आपको पता ही है, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इनटू एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए आपको चाहिए ए, और ए की वैल्यू आप रिलेशनशिप में कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम उसी ए का क्यूब कर देंगे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम एफसीसी यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप अच्छे तरीके से इसको करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एफसीसी, बीसीसी और सिंपल के लिए। रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बहुत बार पूछते हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी जो उसके बारे में भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए
रिलेशनशिप, और उसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है। वैसे तो आप अरेंजमेंट पहले भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन चलिए देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर आपको पता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और रिलेशनशिप पढ़ने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर कि कौन से एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं, एक ही एटम प्रेजेंट होता है, वो सभी कॉर्नर वाले एटम्स को 8 के 8 कॉर्नर पे जो एटम्स हैं उनको टच करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं करते। मतलब बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है, वो 8 कॉर्नर वाले एटम्स को एक दूसरे के साथ टच करते हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो आपस में टच नहीं करते। जैसे भी मान लिया ये एटम है तो ये इन 8 एटम्स को टच करेगा, 1 और 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8। तो इसका मतलब जो कॉर्नर वाला बॉडी के सेंटर वाला जो एटम्स हैं वो जो 8 के 8 कॉर्नर हैं उन सभी को टच करता है। तो यहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ही पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। मतलब इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड जो एटम प्रेजेंट होते हैं तो 8 एटम उस पार्टिकुलर एटम को टच करते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो होगा 12। इसके बाद जो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड डी हम कैलकुलेट करेंगे। अब इन केस ऑफ जो हम देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होती है, और रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो कोई भी, अब ये जो सेंटर पे एटम है ये कॉर्नर वालों को टच करता है, तो हम कोई भी 2 कॉर्नर जो एक दूसरे को टच करते हैं वो ले लेते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, मान लिया हमने एक कॉर्नर ये ले लिया, एक यहां पे एटम है, एक इस पूरी बॉडी के सेंटर पे एटम है, और एक इस कॉर्नर पे। मतलब उस कॉर्नर के जो बिल्कुल सामने कॉर्नर, आमने सामने के जो कॉर्नर हैं यहां पर एटम है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और एक हम कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी हेल्प से इस हम बॉडी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो जैसे मान लीजिए ये तो हो गया बॉडी डायगोनल, और ये फेस डायगोनल, मतलब ये नीचे वाला फेस है तो इसको हम फेस डायगोनल की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये आपको पता ही है कि एज लेंथ है ए, तो इस तरीके से ये एक बन जाती है ट्राइंगल। और एज लेंथ की वैल्यू आपको पता है कि होती है ए, है ना। फेस डायगोनल की अभी इससे पहले एफसीसी जो यूनिट सेल हमने पढ़ी वहां से फेस डायगोनल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी √2a। तो यहां हमें बॉडी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे ही हम आर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आर जो है रेडियस ऑफ एटम हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं भी जहां एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो जो बॉडी डायगोनल यूनिट सेल है उसके अंदर जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर वाले जो एटम्स हैं उनको टच करते हैं। तो यहां से हम ए और आर में रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए एक हमने ले लिया बॉडी डायगोनल। जैसे
मान लिया कॉर्नर और सामने वाला कॉर्नर, एक हमने ले लिया फेस डायगोनल और एक हो जाएगी एज लेंथ। इस तरीके से तो एक तो होगी एज लेंथ, एक हो जाएगा ये फेस डायगोनल और एक हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाती है, इसको हम लिख देते हैं ए बी और सी। तो इस तरीके से ये बन जाती है आपकी एक ट्रायंगल। तो यहां से इस ट्रायंगल के अंदर ये जो बॉडी डायगोनल सबसे लार्ज है, तो बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होगी हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी। तो यहां से जो बी सी स्क्वेयर मतलब जो भी बॉडी डायगोनल है वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस इसकी जो वैल्यू होगी ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो ये ए बी की जो वैल्यू है जिसको हम एज लेंथ बोलते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए सी जो है फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल को हमने इससे पहले वाली यूनिट सेल के अंदर कैलकुलेट किया ही था, √2a इसका स्क्वेयर। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वेयर और ये हो जाएगा 3a स्क्वेयर के बराबर। ये आ जाएगा बॉडी डायगोनल का स्क्वेयर। तो बॉडी डायगोनल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3a स्क्वेयर के बराबर और इसको हम लिख सकते हैं √3a। तो BC जो था वो क्या था, आपका बॉडी डायगोनल था। तो बॉडी डायगोनल जो है बॉडी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी √3a। तो इस तरीके से हमने बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से लेकर के यहां तक जो बॉडी डायगोनल है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3a के बराबर। तो बॉडी डायगोनल को हमने बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया, जो कि बहुत ही आसानी से हम जो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू तो आ गई √3a के बराबर। अब हमें कैलकुलेट करना है ए और आर में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें बॉडी के सेंटर पे जो एटम होता है कॉर्नर वाले जो एटम्स हैं उनको टच करता है। तो मान लिया इसमें कितने एटम्स हैं, इनको हम अलग से लिख देते हैं। जैसे एक ये एटम है, एक ये बॉडी के सेंटर वाला एटम है और एक ये इस कॉर्नर वाला एटम है। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आई है ये आई है √3a के इक्वल। अब इसमें देखते हैं कितनी आर हैं। तो एक इस एटम्स की आर है, इसकी दोनों जो रेडियस है वो इसी के अंदर आती हैं और एक ये आर है। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3a की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 1 2 3 4 मतलब 4r के बराबर। और यहां से हम a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4r/√3 और यहां से हम r भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी √3a/4। तो यहां से चाहे हमें r कैलकुलेट करना हो और चाहे हमें a कैलकुलेट करना हो तो दोनों को ही हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। इसके बाद नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती क्या है भी, किसी भी यूनिट सेल के अंदर कोई भी जो दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं उनके सेंटर की डिस्टेंस। अब यहां कौन से टच करते हैं, अब यहां पर जो टच करते हैं बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है, यूनिट सेल के जो सेंटर वाला एटम है और कॉर्नर वाले वो टच करते हैं। तो इन दो एटम्स के सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इससे पहले हमने, और ये जो डिस्टेंस है वो उस पूरे बॉडी डायगोनल का क्या है, हाफ है। तो इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो √3a के बराबर। तो यहां से हम d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d की वैल्यू या हम यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो d आएगा इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो वैल्यू जो है वो है जो बॉडी डायगोनल है उसका हाफ। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आई है, √3a और d की वैल्यू आ जाएगी इसका भी हाफ, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। तो इससे हमें d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और d की वैल्यू आ जाएगी √3a/2। तो ये आ जाएगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहां से हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस
और ए और आर तीनों को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम ए की वैल्यू, आर की वैल्यू और डी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। तो इसमें आपको सबसे जो मेन बात है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एटम एक दूसरे को टच करते हैं और उनकी हेल्प से हम ए, आर और डी तीनों की वैल्यू या तीनों में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लिखते हैं ए क्यूब से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले बीसीसी के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, क्योंकि बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसको कोई दूसरी यूनिट सेल शेयर नहीं करती, तो इसलिए 1 और 1। तो Z की वैल्यू आती है बीसीसी के लिए 2 और एक एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू हमें मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो इससे पहले ए की जो वैल्यू आती है ये हमने कैलकुलेट की थी, उसके लिए वैल्यू आती है 4r/√3। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ए, आर और डी में रिलेशनशिप पे, तो वहां से ए की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 4r/√3 के बराबर। तो यहां से अब ए की वैल्यू इसके बराबर है तो ए क्यूब हम निकाल सकते हैं 4r/√3 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 64r क्यूब डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3√3 के बराबर। तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू हमें पता है, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी आई है 2 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब की वैल्यू आई 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 पे गया, इस तरीके से 3 से 3 कट जाएगा। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 8। तो पाई बाय 8 इंटू ये आ जाएगा पाई बाय 8 इंटू √3। तो यहां से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 8 और यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पैकिंग जो एफिशिएंसी आती है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो आती है 68%। मतलब 68% जो पार्ट है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, बाकी जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। तो अगर हम एम्प्टी स्पेस देखें कितना आ जाएगा 100 माइनस 68, तो 32% जो पार्ट है इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होता है एम्प्टी। तो ये आ जाएगा अपने पास एम्प्टी स्पेस हमने कैलकुलेट कर लिया, पैकिंग एफिशिएंसी। और अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता ही है, सिर्फ रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 हम नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 0.68
तो पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.68, पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68% और एम्प्टी स्पेस जो आता है वो आता है 32%। तो इस तरीके से हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी रिलेशनशिप बिटवीन AR&D, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड एम्प्टी स्पेस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया, जिसको आज अपने पहली बार देखा है भी पैकिंग एफिशिएंसी, तो इससे पहले वाला लेक्चर आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही आज वाला लेक्चर देखें आप, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए।